अब वक्त हो गया है हमारे वीकली शो फंड का फंडा का, जिसमें आज महराज करेंगे वैल्यू रिसर्च के सीईओ से बातचीत, जिसमें बातचीत होगी कि बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान को लेकर हर माता पिता किस तरीके से जरूरी निवेश कर सकते हैं, हर उम्र के बच्चों की हर जरूरत के लिए कैसे करें अपने पैसे से पैसे का इंतजाम। तो देखिए हमारा खास शो फंड का फंडा। नमस्कार। पैसे से पैसा बनाने की एक मुश्किल काम में मदद करने के लिए हम हर बार लेकर आते हैं आपके सामने फंड का फंडा, और हमारे साथ होते हैं फंड का फंडा में धीरेन्द्र कुमार, वैल्यू रिसर्च के फाउंडर सीईओ। धीरेन्द्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और धीरेन्द्र को हम हमेशा इंट्रोड्यूस करते हैं कह के कि धीरेन्द्र अपने फायदे के लिए आपको गलत सलाह कभी नहीं देते। नमस्कार। आपके साथ में महराज दुबे। और आज मुझे एक आपसे ज़रूरी सवाल पूछना है, क्या आपके बच्चे आपको ATM की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? बटन दबाया पैसे बाहर, बटन दबाया पैसे बाहर। तो फिर बच्चों के लिए आपको पैसे की प्लानिंग कैसे करनी है, बच्चों के लिए कैसे पैसे जोड़ने हैं, ये खास सवाल हम आपको आज उस बारे में बताने वाले हैं। तो 3 क्या खास मुद्दे होंगे आज के फंड का फंडा में, जान लेते हैं। बढ़ती महंगाई और गुजरते वक्त के साथ किस तरह करें बच्चों का फ्यूचर सिक्योर, किस तरह के निवेश से हासिल हो सकता है जरूरत के वक्त सबसे ज्यादा पैसा। बच्चे के जन्म से लेकर करियर तक कब कब होगी, कितने पैसों की जरूरत पूरा करने के लिए आपको रखनी चाहिए, कैसी इन्वेस्टमेंट टाइमलाइन, ये बताएंगे आपको। मम्मी पापा को अपने ATM समझने वाले बच्चों की फिजूल खर्ची रोककर कैसे उन्हें बना सकते हैं फाइनेंशियली जिम्मेदार, ये भी बात करेंगे। माय डैडी इज माय ATM, ये जो है पूरा फिनोमिना। धीरेन्द्र, आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि बच्चों के लिए प्लानिंग, और खासकर जून और जुलाई के महीने में हम ये बातें करते हैं क्योंकि पढ़ाई के बड़े बड़े खर्चे आते हैं, लेकिन ये खर्चों का दौर जो है बचपन से शुरू हो जाता है और कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को ना नहीं कहना चाहता। तो माय डैडी माय ATM, ये जो फिनोमिना, ये जो एक पूरा दौर है बच्चों का, उसके लिए सबसे पहली आपकी क्या सलाह है, इससे पहले कि हम आगे कैलकुलेशन में मूव करें? इसके 2 स्टेप्स हैं। एक तो कि सबसे पहले अपने बच्चों को बताना चाहिए कि पैसे का कारोबार है क्या, आप कमाते कैसे हैं और उसका होता क्या है। आप पैसा कमा के लाते हैं, कुछ बचाते हैं, बाकी आप खर्च करते हैं, जिससे और लोगों का काम चलता है। और पैसा काम कैसे करता है, अगर बच्चों को इसकी जानकारी हो और जल्दी जानकारी हो तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट लर्निंग होगा। क्योंकि आप बहुत कुछ जाने या नहीं जाने ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन पैसे का से ताल्लुक़ सबका पड़ता है। और दूसरा चीज़ कि जब बच्चों को मौका मिल पाए, जैसे बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, उनके जेब खर्च से उनको जिम्मेवारी देनी शुरू कर देनी चाहिए। कम पैसा ही हो, 50 रुपया हो, 100 रुपया हो, लेकिन वो जो भी पैसा है वो दे करके उन्हें बताना कि ये पैसा कैसे काम कर रहा है, उसका हिसाब रखना। तो बचत का महत्व सीखना जरूरी है बचपन से ही। तो आज फंड का फंडा में हम बातें करेंगे, ढेर सारे सवाल पूछेंगे धीरेन्द्र से कि कैसे बच्चों के लिए पैसे जोड़ने हैं, भविष्य के लिए, करियर के लिए, शादी के लिए, वगैरह वगैरह। लेकिन सबसे पहले बात माय डैडी माय ATM की। एक उम्र में बच्चों की पूरी जिम्मेदारी, यानी कि उनके हर खर्च, छोटे से बड़े डिमांड्स के लिए उनके पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उनके पेरेंट्स उनके ATM होते हैं, फिर वो चाहे शूज़ चाहिए हो या महंगे गैजेट्स। ऐसे में पेरेंट्स ये खर्चों को कैसे मैनेज करते हैं और साथ साथ में कैसे फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ पूरी फैमिली मौजूद है, जिसमें 2 छोटे बच्चे भी हैं जिनकी उम्र 12 से 14 वर्ष की है। उनसे जानेंगे कि उन्होंने क्या सोचा है, उनको क्या बनना है और साथ में वो कितने डिमांडिंग है। मुझे बड़े होकर एक पायलट बनना है। मैं बड़े होकर सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हूँ। अक्षिता, एक और सवाल, क्या आप डिमांडिंग हैं? आप डिमांड करती हैं गैजेट्स, आपको इंटरेस्ट है मोबाइल और बाकी चीज़ों में? हाँ, जब बाकी फ्रेंड्स के पास होता है तो मुझे भी मन करता है जाना। जैसे आजकल के जो बच्चे हैं, हर बच्चे डिमांडिंग है, तो मेरे बच्चे भी हैं, थोड़ी डिमांडिंग तो ज़रूर है। दूसरे बच्चों को देख करके कई बार बच्चे भी ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड वॉच मांगते हैं। कभी कभार हो सकता है कि हम उनको एक चीज़ खरीद दें, लेकिन बार बार हम लोग एफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग एक साधारण से मिडिल क्लास के लोग हैं। प्यार से समझाएं, और किसी वजह से लगता है आपको प्यार से समझ नहीं रहा है बच्चा, आप उनको अपनी तरफ से एक गाइडेंस कर दे सकते हैं कि ओके, अगर आप खर्च करना चाहते हैं तो ये हमारा बजट है,
और इस टाइम में इतने समय में इतना पैसा खर्च किया जा सकता है। जितना आप कैलकुलेट करके उनके आगे फैक्ट्स रखेंगे उतना आसान हो जाता है। बच्चों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग उनके जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है, इसलिए हम सारे ऑप्शंस की बात आपसे करने वाले हैं और धीरेन्द्र से पूछने वाले हैं कि क्या सही क्या गलत है और क्या करेक्शन है। चाहे वो इंश्योरेंस का यूलिप हो या फिर कोई टर्म प्लान हो, तमाम सलाह आपको मिलने लगती है। ऐसी बहुत सारी म्यूचुअल फंड की में एक साथ पैसा डाल दीजिए, ये बात होने लगती है। इसके अलावा बात होने लगती है कि एसआईपी शुरू कर दो, भाई बच्चा जन्म ले चुका है परिवार में, उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू कर दो। स्टॉक्स की बात होती है, शेयरों में खरीद लगा दें पैसा या नहीं लगाएं, मत लगाना वगैरह वगैरह। फिक्स डिपॉजिट कोई लोग कर देते हैं, दादा दादी अपने बच्चों के लिए, नाना नानी अपने बच्चों के लिए। इसके अलावा ऐसी तमाम बातें होती हैं। रिकरिंग डिपॉजिट की बात शुरू होने लगती है, पैसा जोड़ो, बच्चा आ गया है घर में। इसके अलावा बच्चों वाली बहुत सारी स्कीम्स होती हैं धीरेन्द्र। तो ये तमाम जो नए माँ बाप होते हैं, बच्चे की खुशी के साथ साथ उनको ये सारे प्रेशर भी आ जाते हैं साथ में कि बहुत सारी प्लानिंग करनी है। तो यही मेरा सबसे आपसे पहला सवाल है, एक एक करके। इंश्योरेंस यूलिप में पैसा लगाना चाहिए बच्चों के लिए, नए बच्चों के लिए, या नहीं? नहीं, आमतौर पे आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट मिक्स नहीं करना चाहिए। इसलिए इंश्योरेंस वाला यूलिप या कोई चिल्ड्रन प्लान, चाइल्ड प्लान जो कि इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है, वो आमतौर पे उसमें आपको निवेश नहीं करना चाहिए। नहीं करना है। तो एक ये क्रॉस हो गया। दूसरी बात है टर्म प्लान की, और टर्म प्लान में हम ये जानना चाहेंगे धीरेन्द्र की इंश्योरेंस टर्म प्लान ये किसके लिए है? बच्चों के लिए भी इंश्योरेंस टर्म प्लान क्या होते हैं? टर्म प्लान बहुत ज़रूरी है और आपके बच्चे के लिए आपको टर्म प्लान लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अच्छा। आप जैसे आपके यहाँ बच्चा होता है जी। तो आपका एक फाइनेंशियल डिपेंडेंट क्रिएट हुआ और उसके फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए आपके लिए टर्म प्लान सबसे सस्ता खर्चा है, एक प्रोटेक्शन है उसके लिए। लाइफ इंश्योरेंस की आप बात लाइफ बिल्कुल, लाइफ इंश्योरेंस जो कि पेरेंट्स को लेना चाहिए अपने, जैसे आपके यहाँ एक फाइनेंशियल डिपेंडेंट आपके यहाँ नया आता है। तो ये बात हो गई इंश्योरेंस टर्म प्लान की। ये बच्चे के लिए नहीं, माँ बाप को या जो भी उनके गार्जियन हैं उनको ले लेना चाहिए। अब बात म्यूचुअल फंड की, क्या एक साथ वही बच्चे के लिए सेविंग के लिए किसी को लगाना हो एक मुश्त पैसा, जैसे जन्म लिया बच्चे ने, क्या म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं? आमतौर पे आपको बच्चे के लिए रेगुलरली इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये आपके आमदनी से मैच करता है। लेकिन कई बार होता है कि बच्चे के बर्थडे पे ग्रैंड पेरेंट्स पैसा दे रहे हैं या गिफ्ट दे रहे हैं, उस पैसे को ज़रूर आप एक साथ लगाइए। जो भी पैसा आपको 8-10 साल जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी वो इन्वेस्टेड रहेगा, उसको आप वन टाइम भी लगा सकते हैं। ऑल राइट, तो अब बढ़ते हैं आगे। अगली सलाह होती है कि भाई म्यूचुअल फंड की एसआईपी शुरू कर दीजिए, जैसे आपने बताया। तो एसआईपी सही है? ये तो जल्दी शुरू करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने कभी कोई एसआईपी नहीं किया है और आपके पास पैसे बच भी नहीं रहे हैं, तब भी आपको एक एक्सपेरिमेंटल एसआईपी शुरू कर देना चाहिए 500 रुपये का, ताकि इसकी आदत बननी शुरू हो जाए। जी जी जी। तो ये एसआईपी बच्चे के नाम पे होगी या माँ बाप या गार्जियन के नाम पे होगी? दोनों के ही नाम पे, दोनों तरीके से हो सकता है। एक तो आप अपने नाम पे निवेश कीजिए जी। और इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके पास आज़ादी रहेगी कि कभी किसी और चीज़ के लिए पैसे की जरूरत पड़े, लेकिन आप बच्चे के नाम पे भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे का खाता खोला जा सके, जो कि माइनर के नाम पे खुलेगा और गार्जियन उस अकाउंट को ऑपरेट करेंगे। तो वाह, तो एसआईपी के साथ साथ और भी जानने लायक बातें हैं। और एक और सलाह दी जाती है, वो भी पूछ लेते हैं। स्टॉक्स, क्या बच्चे के लिए लोग मना करते हैं कि स्टॉक्स नहीं खरीदना है अभी, ये रिस्की इन्वेस्टमेंट है, इस पर आपकी क्या सलाह है? मेरी सलाह है कि अगर आपको स्टॉक्स के बारे में समझ में आता है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपके पास समय है और आप लंबे समय के, मैं स्टॉक के निवेशक की बात कर रहा हूँ, स्टॉक के ट्रेडर की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप अच्छे इन्वेस्टर हैं तो ज़रूर लगाइए, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, टेम्परामेंट है। अगर नहीं है तो एक अच्छा म्यूचुअल फंड का चुनाव कीजिए, एसआईपी कीजिए। राइट। अगली सलाह क्या है? फिक्स डिपॉजिट। बच्चा का जन्म लेते ही एक फिक्स डिपॉजिट में रकम डाल दी जाती है कि भाई बच्चे के लिए एफडी कर दी है, फ्यूचर सिक्योर कर दिया है, वगैरह वगैरह। क्या ये निवेश की सलाह आप देंगे इस पर? फिक्स डिपॉजिट करना चाहिए जब आपको किसी बच्चे के लिए कोई ऐसे पैसे की ज़रूरत है जो कि 2-3 साल में आपको चाहिए होगा। लेकिन आपको 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए अगर निवेश करना है, बच्चा पैदा हुआ है और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो सुकन्या समृद्धि योजना है, पीपीएफ का अकाउंट है या लंबे समय का फिक्स डिपॉजिट है, ये नहीं करना चाहिए। और रिकरिंग डिपॉजिट के लिए भी यही सलाह है फिर? जी हाँ, अगर आपको अगले 2-3 साल में पैसा चाहिए, रिकरिंग डिपॉजिट कीजिए। जी। कई सालों के लिए पैसा कभी भी फिक्स्ड इनकम यील्डिंग इंस्ट्रूमेंट में नहीं करना चाहिए। तो ये तो बात हुई बच्चे के जन्म लेते वक्त क्या क्या सलाह होती है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ कि बच्चों वाली स्कीम्स बाजार में बहुत, उनमें से एक का नाम आपने अभी लिया भी धीरेन्द्र। और भी कई स्कीम्स हैं, चाहे स्मार्ट चाइल्ड बनाने वाली बात हो, सुकन्या वाली बात हो, ऐसे कई तमाम स्कीम्स हैं। हम उनके खिलाफ नहीं, लेकिन आपसे सलाह चाहिए कि क्या ये निवेश का रास्ता सही है?
आम तौर पे आपको कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए जो आपको समझ नहीं आता हो, या फिर वो कोई चीज़ को मिक्स कर रहा है, चाहे वो इंश्योरेंस है, इन्वेस्टमेंट है, और अलग अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट को अगर वो मिक्स कर रहा है, इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले चीज़ों को, क्योंकि उनको इवैल्यूएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरी सलाह होगी कि आपको अपने बच्चे के लिए इन्वेस्ट करना है, उसको बहुत ही सामान्य तरीके से देखिए कि कई सालों के लिए, जो 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए निवेश है, वो इक्विटी में इन्वेस्टेड हो। जैसे आप ज़रूरत के नज़दीक आ जाते हैं, वैसे वैसे वो पैसा बाजार पर निर्भर ना रहे, वो फिक्स्ड इनकम में मूव कर जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सलाह थी कि बच्चों वाली स्कीम की ज़रूरत ही नहीं है अगर आपके निवेश के फंडे क्लियर हैं, और यही फंड का फंडा का मकसद है, निवेश की आपकी सोच को साफ करना। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, बच्चे बड़े हो चुके हैं, अगर किशोर बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, 11, 12, 15 साल के बच्चे हैं, तो फिर, और अगर 5 साल में पैसा चाहिए धीरेन्द्र, तो आपकी क्या सलाह है? एक जो आपने हमें बताया कि पहले जो निवेश है, अगर आपको 5 साल में चाहिए तो उसे एक फिक्स्ड इनकम में डाल दें और फिर उसमें से फिर धीरे धीरे आप निकाल सकते हैं, ये क्या सिस्टम है, ये समझना चाहते हैं। आपको इक्विटी में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए जब आपको लंबे समय के लिए पैसा लगाना है, जब आपके पास समय है, और आप बाज़ार पर निर्भर नहीं कर सकते जब आपको उस पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बाज़ार का जो उतार चढ़ाव है वो आपको बिल्कुल वो काफ़ी डरावना हो सकता है। आपको पैसे की ज़रूरत है अगले साल और बाज़ार डूब गया। इससे बचने के लिए उस पैसे को निकालना, एक सब्सटैंशियल अमाउंट निकाल लेना जिसकी कि आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं एक उदाहरण देता हूँ। अगर आपने पैसा इकट्ठा कर लिया और ये 20 लाख रुपए है, और अब उससे आपके बच्चे का ग्रेजुएशन का खर्चा है ये, तो पहले साल का जो खर्चा है वो 4 साल पहले निकाल लीजिए। अच्छा, ताकि वो स्टॉक मार्केट के रिस्क से फ्री हो जाए, से आप बच जाइए। बहुत बढ़िया। फिर दूसरे साल का जो आपका खर्चा है, दूसरे साल का जो फी है, वो आप दूसरे साल में, अगले जब बच्चा पहले साल में है तब निकाल लीजिए। तो आपके पास हमेशा 2-3 साल का बफर रहेगा। अब ये बात क्या है धीरेन्द्र, 50% फिक्स्ड इनकम में और 50 इक्विटी यानी शेयर बाजार में, इसका मतलब है? अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं जब बच्चे के लिए उस पैसे की ज़रूरत पड़ेगी 7-8 साल में, तब आपको पूरा पैसा इक्विटी में नहीं लगाना चाहिए। तब आपके लिए दूसरे ऐसे व्हीकल हैं जिसमें कि आधा पैसा इक्विटी में लगा रहता है, आधा पैसा डेट में लगा रहता है, और यहाँ पे ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ पैसा बढ़ पाता है, रिटर्न थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन बाज़ार पे आपकी पूरी निर्भरता नहीं होगी। तो ये तो प्लान होगी बात उन माँ बाप के लिए जिनके बच्चे टीनेजर्स हैं, जिनको 3 से 5 साल में उन्हें पैसा देने की ज़रूरत है। और अब मैं आगे बढ़ना चाहूँगा, बात करूँगा उन लोगों की जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, जो निवेश होना था हो चुका है। अब क्या सलाह है उनके लिए धीरेन्द्र? इसके लिए तो आपको पैसा अपना फिक्स्ड इनकम, आप आखिरी दिन तक बाजार पे निर्भर नहीं कर सकते ज़रूरी खर्चे के लिए। तो यानी पहले निवेश नहीं किया हो तो अब अचानक शेयर बाजार में ना डालने लगे पैसे। जी हाँ। और 2-3 जो की पॉइंटर्स हैं वो आपको बता देते हैं, और ये भी कि किसी रिस्की जोन में हमें नहीं डालना है पैसा, बहुत ज़्यादा जोखिम वाले निवेश में अब नहीं करने हैं, क्योंकि अब वो जो भी रकम आपके पास है उसकी ज़रूरत हो सकती है आपके बच्चों को। और इसके अलावा ये भी कि शेयर बाजार में सीधे निवेश से इसमें बच कर है। धीरेन्द्र, ये क्या 3 पॉइंट्स काफ़ी हैं जो उन लोगों के लिए? जी हाँ, लोगों के लिए ज़रूरी है कि पहले आप इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए और बाद में इक्विटी में इन्वेस्ट मत कीजिए और इक्विटी से निकालिए, क्योंकि उसका फ़ायदा तभी है जब आपके पास समय है, और कम समय के लिए इक्विटी में आपको कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो फिर लोगों को पैसा रखना कहाँ चाहिए? शुरू में जब आपके पास 5-7 साल 10 साल पहले जो आप इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे वो इक्विटी में रहना चाहिए, इक्विटी फंड्स में रहना चाहिए, और जब उस पैसे की ज़रूरत पड़ेगी उसके 2-3 साल पहले उसको निकाल के डिपॉजिट करना शुरू कर देना। लिक्विड फंड पे ऐसे में आपकी क्या सलाह है? जी हाँ, वो जो पैसा आपको ज़रूरत पड़ेगा और जो आप इक्विटी से निकालेंगे और बाज़ार पे आपकी निर्भरता नहीं होनी चाहिए, वो पैसा आपका लिक्विड फंड में होना चाहिए। अगर लिक्विड फंड नहीं हो, सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखिए। सेविंग्स बैंक अकाउंट नहीं, बैंक डिपॉजिट कीजिए, लेकिन वो पैसा स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड के जरिए या स्टॉक्स में नहीं हो सकता। तो ये तो बात हुई बच्चों की अलग अलग उम्र के हिसाब से निवेश की प्लानिंग की, मोटी मोटी सलाह आपको मिल गई है कौन से म्यूचुअल फंड में आप निवेश करना है बच्चों के लिए। थोड़ी देर में हम ये सवाल भी धीरेन्द्र से पूछने वाले, लेकिन धीरेन्द्र वापस चलते हैं और अब बात कुछ चर्चा ये भी करनी है कि बहुत सारे मिथ हैं बच्चों को लेकर, बच्चों के निवेश को लेकर। अगर वो इस सब बातचीत के बाद भी सुलझे नहीं है तो बात एफडी की कि क्या एफडी में ये जो सोच होती है कि बच्चे क्या आते ही एफडी में पैसा लगा देना चाहिए, सही है? आमतौर पे लोगों को लगता है कि एक ऐसे जगह पैसा लगाया जाए जहाँ पे निश्चित आमदनी मिलेगी, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तब आप पैसा लगा रहे हैं 15-20 साल के लिए, और 15-20 साल के लिए अगर आप एफडी के बजाय आप अगर किसी इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करेंगे
तो शायद आपके पास 3 गुना ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो पाएगा। एक और बात कि क्या बच्चों वाली स्कीम, और जैसे ही धीरेन्द्र बहुत सारे एजेंट आपको फ़ोन लगाने लगते हैं, आपके यहाँ बच्चा हुआ है या 4-5 साल का बच्चा है तो ये स्कीम ले लीजिए, ये स्कीम ले लीजिए। बच्चों वाली स्कीम में कई लोग पैसा फंसा देते हैं, क्या ये सोच गलत है? आम तौर पे मुझे लगता है कि बच्चों वाली स्कीम में लोगों को पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जब भी आप इसमें कोई बच्चों वाला जो स्कीम होता है वो आमतौर पे कोई इंश्योरेंस लिंक चीज़ होता है या कुछ और होता है या इंटायरली फिक्स्ड इनकम होता है, और इन चीज़ों के बारे में आपको सवाल पूछना चाहिए भी, और बेसिक रूल जो आपको फॉलो करना चाहिए कि आप किसी चीज़ को मिक्स ना करें, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स ना करें। आम तौर पर लोग बच्चे की शादी के लिए और बच्चे की पढ़ाई के लिए बड़े सेविंग प्लान्स करते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान्स बनाते हैं। जितना खर्च आज सोचते हैं उसमें महंगाई को जोड़ लें और जितने साल बाद ये शादी आपको लग रहा है कि संभावना है, उतनी रकम निवेश करना आप शुरू कर सकते हैं। एफडी और रिकरिंग डिपॉजिट जैसे निवेश से बचें। उसके अलावा कुछ हद तक पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि जैसी जो योजना है वो ठीक है, कैसी है धीरेन्द्र से पूछ लेते हैं अभी, और एसआईपी से म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू करें। एक तो कि आपके पढ़ाई में जो खर्चा होगा वो भी एक निवेश है, क्योंकि ये जो आप 4 साल 5 साल 6 साल आप इन्वेस्ट करेंगे, इसका आपको ज़िंदगी भर पे ऑफ मिलेगा, इस पर रिटर्न मिलता रहेगा। और अब सबसे बड़ा सवाल फंड का फंडा में कि किस फंड में निवेश करना है, तो धीरेन्द्र की सलाह जो है मैं वो आपको बता दे रहा हूँ, फटाफट आप नोट कर सकते हैं। अगर 10 साल से ज़्यादा का निवेश है तो धीरेन्द्र की सलाह है एक्सिस फ्लेक्सी कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप, मिराई एसेट फोकस्ड और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। इसके अलावा अगर आपके पास 5 से 10 साल हैं, डीएसपी इक्विटी एंड बॉन्ड, मिराई एसेट हाइब्रिड, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड और एसबीआई निफ्टी इंडेक्स। और अब बात 5 साल के अंदर के निवेश की, जहां आप सुरक्षित निवेश चाहते हैं, एक्सिस इक्विटी सेवर, मिराई एसेट इक्विटी सेविंग्स, कोटक इक्विटी सेविंग्स और महिंद्रा मैन्युलाइफ इक्विटी सेविंग्स। तो फंड का फंडा में आज हमने बातें की कि कैसे जोड़ें पैसे बच्चों के लिए। धीरेन्द्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया और एक अमूल्य सलाह दी बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई। तो फंड का फंडा देखते रहिए हर रविवार दोपहर 1:30 बजे, और आप हमारे सोशल हैंडल्स पर भी इन्हें देख सकते हैं, और यानी फेसबुक यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि हर बार शो के ठीक पहले हम आपके कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं, चुनिंदा सवालों की, सोशल मीडिया पर। तो फंड का फंडा में आज इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो।
शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।